क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे विचार हमारी असलियत को बदल दें? जोसेफ मर्फी की एक बहुत पुरानी क्लासिक किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और पता है, दशकों से ये किताब यही एक बहुत बड़ा वादा करती आ रही है। तो आज हम इसी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और जानेंगे कि इस वादे में आखिर कितनी सच्चाई है। तो सवाल सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर अपनी असल जिंदगी को बदला जा सकता है? ये किताब तो पूरे भरोसे के साथ कहती है हाँ। चलिए देखते हैं कि इसका दावा आखिर कितना मजबूत है। अच्छा, इस दावे को ठीक से परखने के लिए सबसे पहले इसके बिल्कुल कोर आइडिया को समझना होगा। मतलब आखिर ये किताब किस एक बड़े वादे पर टिकी हुई है। तो देखिए, किताब का जो मूल मंत्र है वो ये है कि हमारे दिमाग में एक सोया हुआ जायंट है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। ये एक जबरदस्त ताकत है जो हमारी जिंदगी को पर्दे के पीछे से चलाती है। और अगर हम इसे सही तरीके से निर्देश देना सीख लेना तो ये हमारी हकीकत को बिल्कुल मनचाहा आकार दे सकता है। तो ये आइडिया इतना पावरफुल क्यों लगता है? मतलब ऐसी क्या खास बात है इस किताब में कि इतने साल बाद भी लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं? इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो बस इसी बात से लग जाता है कि इंडिया में फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सैकड़ों रिव्यूज के बाद इसकी रेटिंग 4.5 स्टार बनी हुई है। ये साफ साफ दिखाता है कि इसका मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है, उन्हें पसंद आ रहा है। और इसकी लोकप्रियता के पीछे कुछ बहुत ठोस वजह हैं। पहली बात, इसका मैसेज बहुत सीधा और इंस्पायरिंग है। दूसरी, ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती बल्कि असल जिंदगी के उदाहरणों से बात करती है। ये अफर्मेशंस मतलब सकारात्मक बातें दोहराना और विजुअलाइजेशन यानी कामयाबी की मेंटल पिक्चर बनाने जैसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करती बल्कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स मतलब जिंदगी के हर पहलू में पॉजिटिव चेंज का वादा करती है। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हर कोई इस किताब का फैन नहीं है और इसकी जो आलोचनाएं हैं वो भी काफी मजबूत हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे आम शिकायत जो आती है वो है इसका दोहराव। जैसा कि एक रीडर ने लिखा है, ऐसा लगता है कि एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है। अगर एक बात समझ आ गई तो समझो पूरी किताब समझ ली। जाहिर है कई लोगों के लिए ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है। और कुछ आलोचनाएं तो इससे भी कहीं ज्यादा तीखी हैं। इंडियन बुक क्रिटिक्स के एक रिव्यूअर ने तो इसे सीधे सीधे अंधविश्वासी बकवास तक कह दिया। इससे पता चलता है कि किताब के आध्यात्मिक नजरिए को लेकर लोगों में कितने गहरे मतभेद हैं। तो इन आलोचनाओं को अगर हम शॉर्ट में समझें तो पहला, किताब जो बड़े बड़े दावे करती है उनके पीछे कोई मजबूत साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं है। दूसरा, सिर्फ सोच से बीमारियां ठीक करने जैसे दावों के सबूत के तौर पर सिर्फ कहानियां हैं, कोई रिसर्च नहीं। और तीसरा, इसकी जो आध्यात्मिक भाषा है वो उन लोगों को निराश करती है जो ठोस प्रैक्टिकल सलाह ढूंढ रहे हैं। और यहीं पर इस किताब और मॉडर्न साइकोलॉजी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। किताब का रास्ता विश्वास और आध्यात्मिकता का है, वहीं मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी टेक्निक्स पर भरोसा करती है जो पूरी तरह से साइंटिफिक रिसर्च और दिमाग की समझ पर बेस्ड है। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तो इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर फाइनल फैसला क्या है? क्या ये किताब काम की है? चलिए इन दोनों पक्षों को तौलकर एक साफ नतीजे पर पहुंचते हैं। तो देखिए, नतीजा काफी साफ है। अगर कोई प्रेरणा, आत्मविश्वास और अपनी सोच में एक आध्यात्मिक बदलाव चाहता है तो ये किताब एक बहुत पावरफुल टूल हो सकती है। लेकिन अगर किसी को साइंटिफिक प्रूफ, ठोस डेटा और बिना लाग लपेट के सीधी सलाह चाहिए तो ये किताब शायद उन्हें निराश ही करेगी। तो निचोड़ ये है कि ये किताब प्रेरणा के लिए एक बेहतरीन सोर्स है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके दावे कहानियों पर टिके हैं, विज्ञान पर नहीं। असली कामयाबी के लिए मोटिवेशन और माइंडसेट को असल दुनिया के एक्शन के साथ बैलेंस करना ही होगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, असली रिजल्ट्स कहाँ से आते हैं? सही माइंडसेट से या सही एक्शन से? या फिर शायद असली जादू इन दोनों के बैलेंस में ही छिपा है? सोचने वाली बात है ना।